गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो कल हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट में जाते जाते ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दी होती क्या है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे बोलेंगे अपन लोग क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म, जिसमें मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बताई थी कि अपने को चार चीजें पढ़नी है। पहली चीज आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो राउल का नियम जब मैं आपको समझा रही थी, ठीक है, जब मैं आपको आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में समझा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वाष्प दाब क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था क्या, कि सामने जब अपन केवल शुद्ध विलायक, एक बार मैंने ले लिया केवल और केवल मेरा विलायक प्रेजेंट है, शुद्ध विलायक को, और मैंने गर्म करना चालू किया है, ये बंद कर दिया, गर्म करना चालू किया, गर्म करने में इसकी वाष्प बनी, और एक अवस्था ऐसी आएगी जब द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था आ जाएगी। इस साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसी को आप लोगों ने नाम दिया था क्या, वाष्प दाब, इंग्लिश में बोलो तो वेपर प्रेशर। अभी तक तो हमने बात की केवल शुद्ध विलायक की, और इस वेपर प्रेशर को मैंने नाम दे दिया पी नॉट। केवल और केवल अपना क्या है, यहाँ पे विलायक प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ ना अवाष्पशील विलय के अणु मिला दिए, ठीक है, अवाष्पशील विलय मिला दिया, या विलायक का कुछ पार्ट निकाल के विलयन मिला दिया जिस विलयन में कुछ अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि इस बार विलायक की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, क्यों, क्योंकि इसमें अब अविलय जो अवाष्पशील विलय जो है उसके अणु भी आ गए हैं। तो भाई इस बार जो प्रेशर यहाँ पे दिया जाएगा वाष्प के कणों द्वारा, उस प्रेशर को मैंने नाम दिया पीएस। चूंकि ये वाष्प दाब विलयन का होगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास विलयन फॉर्मेशन हो चुका है, ये विलयन का वाष्प दाब होगा। और हम लोग एक चीज करते हैं क्या, कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, क्योंकि भाई हमने कुछ मात्रा विलायक की निकाल के शुद्ध विलायक को निकाल दिया, जो कि पहले वो भी वाष्प में बदल रहा था पर अब नहीं बदल रहा है। तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो आपके विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, और ये कितना कम होता है इस चीज को बताया था किसने, राउल्ट ने। इसलिए यहाँ पे साथ में एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं क्या, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम जो हम अभी तक पढ़ के आए थे वो था आदर्श विलयनों के लिए, ये भी आदर्श विलयनों के लिए ही है। यहाँ पे अपना द्रव द्रव वाली कनेक्शन वाली हो गई है, मतलब अवाष्पशील विलय हमने यहाँ पे मिलाया है। तो राउल्ट ने कहा था भाई ये जो प्रेशर में जो कमी आ रही है, कमी को पी नॉट माइनस पी एस से लिखेंगे। जो विलयन के वाष्प दाब में कमी है वो विलय के मूल भिन्न, भाई मैंने मान लिया कि जो मेरे विलय है ना, अभी तक पूरी आपकी इस यूनिट में मैंने विलय को ए से रिप्रेजेंट किया है और विलायक को किसे रिप्रेजेंट किया है, वी से रिप्रेजेंट किया। वीडियोस में सभी जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों की बनाई हैं उन वीडियोस में मैंने विलय को ए से रिप्रेजेंट किया है और विलायक को वी से रिप्रेजेंट किया है। तो राउल्ट ने कहा था कि भाई ये जो आपके विलयन के दाब में कमी आएगी, क्योंकि पी नॉट ज्यादा है किससे, पी एस से, तो कमी कैसे निकालोगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे। तो ये जो कमी आएगी यही कमी आपके विलय के मूल भिन्न के समानुपाती होगी, ये कहा था राउल्ट ने। अब इस समानुपाती के साइन को हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट जो आता है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ही होता है। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, बताना, पी नॉट को नीचे लिया इस तरीके से लिख सकती हूँ। अच्छा भाई यहाँ आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का, कि किसी की सापेक्ष निकालना। हमने किसके सापेक्ष निकाल दिया, विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। एक बार हेडिंग देखो और फिर इस चीज को देखो, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन यानी कमी होना, लेकिन कैसी कमी, आपेक्षिक, किसी के सापेक्ष निकालना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक जो कमी होती है वो आपकी विलय के मूल भिन्न के बराबर होती है। यहाँ पे याद रखना भाई मैंने क्या बोला है, कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी है आपकी, आपेक्षिक अवनमन है, वो विलय की मूल भिन्न के बराबर है, मूल भिन्न के बराबर है। कब, मैंने आपेक्षिक अवनमन के लिए बराबर वर्ड का यूज किया है, लेकिन यदि मैं कहूं कि वाष्प दाब में अवनमन, ये किसको बताएगा, केवल और केवल वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, किसी के सापेक्ष हमने निकाला नहीं है। मैं अवनमन
जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, विलेय की मोल भिन्न के, इस एक ही स्टेटमेंट के कितने रूप हैं, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आपको ये याद रहे एग्जाम में तो ये लिख के आओ, ये याद रहे तो ये लिख के आओ, दोनों ही चीजें सेम है, बस क्या अंतर है, ये केवल अवनमन है और ये आपेक्षिक अवनमन है। तो अवनमन में तो समानुपाती और आपेक्षिक में नहीं, क्यों नहीं आया वो भी मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ से शुरू हुए और यहाँ आ गए। इस फॉर्मूले का एक और रूप है, वो रूप भी आप लोग अभी देखो। मेरे पास आपेक्षिक जो अवनमन था वो कितना था, मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकती हूँ, सिंपल, वही एलसीएम वाला केस है। एलसीएम किस स्थिति में लेते हैं हम लोग, ऐसी तो एलसीएम लिया होगा, यहीं से तो स्टेप आई होगी। ये देखो इस स्टेटमेंट का जो एक और रूप है वो भी आने वाला है। देखो पी एस अपॉन पी नॉट को तो उधर ले जाऊं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये अच्छा। अपने पास दो ही अवयव हैं, एक विलेय है एक विलायक है और दोनों की मूल भिन्न का योग एक होता है। तो 1 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बी के। तो भाई यहां से क्या मैं ये नहीं लिख सकती, और यहीं से आपके पास क्या चीजें आ जाएंगी, क्या आप ये नहीं बोल सकते कि जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक की, ये विलायक है, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती लिखो, क्योंकि ये क्या है अपना कांस्टेंट टर्म होती है। समानुपाती लिख दो या विलायक की मूल भिन्न और शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर लिखो। तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आप तीनों चीजें याद रखो, मैं बस यही कहूंगी आप ये वाली टर्म याद रखो भाई, बाकी सारी चीजें तो एक खुद ब खुद आती जा रही है ना। बुक्स में तीन चीजें तीन तरीकों से है, हम तो एक ही तरीके से याद करके वो तीनों रूप लाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और क्या है कि मेरे पास आ गई ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा आप लोग नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ देखो मोल भिन्न किसके बराबर होता है भाई, एक्स से जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के होगा, और एक्स बी किसके बराबर होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। इतना ही होता है। यहाँ पे मुझे एक्स ए की वैल्यू पुट करनी है, कर दो एक बार। अब मैंने मान लिया कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कल ही मैंने आपको मतलब बताया था, डाइल्यूट का मतलब जहां विलेय की मात्रा कम होगी विलायक से, यानी कि Na का मान कम होगा Nb से। एक बात मुझे बताओ, अम्बानी को यदि आप 1000 रुपये या 2000 रुपये दे दो तो उसकी प्रॉपर्टी में कितना ही अंतर आ जाएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो ये अम्बानी को आप कितने भी रुपए दे दो, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, आप एनबी क्या हो गया, अम्बानी, कितना भी जोड़ दो इसकी प्रॉपर्टी पे कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब इस केस में Na प्लस एनबी को आप लगभग बोल सकते हो एनबी के बराबर ही। ठीक है भाई, अब यहां से करो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपके पास क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। अगर डाइल्यूट नहीं है तो इस कंडीशन में फॉर्मूला आपके पास आएगा। अब मोल क्या होते हैं, ग्राम में मात्रा अपॉन उसका मोलर मास, वैल्यूज पुट कर दो। पहले तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो WA अपॉन MA अपॉन WV अपॉन M, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे और ये ऊपर चले जाते हैं अपने। इस तरीके से
आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ से वो आपसे कुछ भी निकलवा सकता है, ये चीजें देख के, सारी चीजें देख के विलेय की ग्राम में मात्रा भी निकलवा सकता है, सारी चीजें देख के विलेय की ग्राम में मात्रा भी निकलवा सकता है, कुछ भी यहाँ से आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। सेम डिट्टो यहाँ पे वो आपसे चीजें निकलवा सकता है विलियन के लिए। देखो अगर डाइल्यूट कंडीशन ना हो, इस तरीके से आपके पास चीजें आए, तो इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करने का एक और तरीका है, आप लोग वो लिखोगे, इसके बाद लिखोगे वो सारी चीजें। देखो क्या करना है आपको, मैं इस इक्वेशन को पलट के लिख दूं, इस इक्वेशन को पलट के लिख दिया मैंने, तो मेरे पास इक्वेशन हो गई है इस तरीके से। हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ से मैंने दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दिया। देखो दोनों तरफ 1 में से माइनस करने के क्या मतलब, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई अंतर पड़ने वाला मेरे पास है नहीं, चीजें तो सेम रहेंगी अभी भी मेरे पास, जो भी क्रियाएं करेंगे दोनों साइड करेंगे, यदि बाहर से कोई करते हैं। अब इसमें एलसीएम ले लो, मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ इसे। पी नॉट माइनस पी एस एलसीएम आया, यहाँ पे एन ए एलसीएम आया, ठीक है, ये आ गया। एन ए से एन ए कैंसिल आउट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, आपके पास क्या आएगा भाई, माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू माइनस एन बी अपॉन एन ए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या करो भाई, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन एन बी अपॉन, यहाँ से ये चीज आई आपके पास आ गई। अब चाहो तो इस इक्वेशन को आप लोग पलट के लिख दो। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन को पलट के दोबारा से पलट दो, दोबारा से पलटोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से रहेगी। इक्वेशंस के साथ खेलना है भाई, खेल लोगे ना उल्टा सीधा एक समान। भाई हमें तो एक इक्वेशन याद रखनी है, क्या कि जो अवनमन होता है, अवनमन होता है वो विलेय की मोल बिंदु के समानुपाती होता है। ये सारे काम तो बात के काम है, उल्टा सीधा जो हमसे निकलवाएगा उसी तरीके से इक्वेशन को मैनिपुलेट हम लोग कर लेंगे। बातें क्लियर है यहाँ से भाई। अब यहाँ से जो चीज आपसे पूछता है, वो जो पूछता है वाष्प अणुभार निकालवाता है, ठीक है। अब मोस्टली जो नियम होता है ना, वो तनु विलयनों के लिए ही काम करता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आपके पास क्या चीज आ गई थी, Na अपॉन Nb। देखो तनु विलयनों के लिए अभी हम लोगों के पास क्या आया था, याद करो, तनु विलयनों के लिए अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अपने पास आया था भाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन ए अपॉन एन बी आया था, ठीक है। इसी केस में हम ज्यादातर कहते हैं, और ध्यान करो राउट का नियम आदर्श विलयनों के लिए और तनु विलयनों के लिए ही लग रहा था। तो यहाँ से आपसे यदि अणुभार पूछता है, पूछे कि भाई मुझे विलेय का अणुभार बताओ, विलेय का अणुभार का मतलब Ma की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इस समीकरण से विलेय भार निकालना। इसको खोल दो, यही खोल के आए थे अभी हम लोग, ठीक। मुझे क्या चाहिए, Ma चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं चाहिए अपने को, मोलर मास चाहिए अपने को, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये लोग नहीं निकाल सकते क्या, अभी अभी जैसे आपको बताया था भाई, जो भी चीज पूछे बाकी सारी चीजें पुट कर देना, अननोन चीज खाली रह जाएगी, वो निकल के आ जाएगा। और इस चीज को अलग से टॉपिक बना दिया, क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था भाई, हमें तो पता है यदि मैं सारी नोन चीजें रख दूं तो अननोन तो अपने आप निकल के मेरे पास आएगी ही आएगी। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन करने से आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, शुद्ध वायु को ये 293 केल्विन पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब
जल का वाष्प दाब 2333 ने 2333 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर है। जब 1000 ग्राम जल में, जब 1000 ग्राम जल में विलेय के 1000 ग्राम जल में 100 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम सुक्रोज को घोलकर उसका वाष्प दाब मापा गया, उसका वाष्प दाब मापा गया, तो उसमें मापा गया तो उसमें 12.28 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर की कमी पाई गई, की कमी पाई गई। विलयन को तनु पर मानते हुए, विलयन को तनु मानते हुए सुक्रोज की मोलर संहति, सुक्रोज की मोलर संहति की कैलकुलेशन करो। ठीक भाई, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, क्या पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है उसने और हमसे क्या पूछा है। देखो अपने को मैं रेड पेन से लाइनिंग करती जाऊंगी, क्या क्या अपने को दिया हुआ है। मेरे को दिया हुआ है जल का वाष्प दाब। जब तक मैंने कुछ नहीं मिलाया हुआ है तो जल का वाष्प दाब यानी कि मुझे P0 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ठीक है। उसके बाद 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल का मतलब WV की वैल्यू है मेरे पास 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है 100 ग्राम सुक्रोज यानी कि WA की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 ग्राम, ठीक है। और मुझसे कहा गया जब ये मैं घोलती हूँ तो वाष्प दाब जब मैंने नापा, ये विलयन बनाया तो इतनी की कमी हो गई, वाष्प दाब में कमी हो गई, वाष्प दाब में कमी P0 माइनस PS, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 12.28 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो उसने कहा है विलयन को तनु मानते हुए सुक्रोज की मोलर संहति, इसका मतलब मोलर मास कैलकुलेट करो, यानी कि मुझे चाहिए क्या भाई MP मुझे चाहिए, और MB क्या है वाटर है, वाटर के लिए क्या होती है वैल्यू 80, ठीक। देखो इस फॉर्मूले में देखो WA दिया है, ठीक है, और MB दिया है, WB भी दिया है, P0 भी दिया है, P0 माइनस PS भी दिया है। सारी वैल्यूज को पुट कर दो, क्या आएगा 100 इंटू 18 अपॉन 1000 इंटू 2333 अपॉन 12.28, सोल्व करना भाई, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बाकी जब आप सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 341.97 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ये यूनिट आप कह रहे होंगे कैसे आएगी मैम इसकी यूनिट, बाई चांस मैंने कहा था यूनिट याद मत करना, भूल जाओ तो क्या करना आप लोग, देखो ये जो अपनी होती है ना मोलरता, मोलर मास की जो यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स ही होती है, ग्राम मोल इनवर्स ही होती है। अब देखो बाकी सारी चीजों की तो यूनिट कर जाएगी, इसकी ग्राम यूनिट है तो इसकी भी ग्राम है, कैंसिल आउट हो जाएगी।
इसकी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर है तो इसकी भी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, केवल इसी की यूनिट बचेगी और इसकी यूनिट कितनी होती है, ग्राम मोल इनवर्स होती है। बात क्लियर है। और जो अपनी एवोगैड्रो नंबर होती है ना, Na जिसको लिखते हैं, उसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ना अब मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको खुद से घर से करना है। तो क्या क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दिए गए ताप पर जल वाष्प दाब, जल वाष्प दाब 92 mmHg है, यानी कि पारे पर कितनी ऊंचाई चढ़ी हुई है उसने, 92 mmHg है। आप सारी चीजें खुद ही निकालोगे। 18.2 ग्राम 18.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम जल में ये mmHg जो होती है ना भाई, ये दाब की यूनिट होती है। टॉर हुआ आपका, mmHg हुआ, बार हुआ, ये सभी आपकी पास्कल हुआ, ये सभी आपकी दाब की यूनिट होती है। अवाष्पशील विलेय को वाष्प दाब सॉरी 100 ग्राम जल में घोलने पर या विलेय करने पर मिलियन का वाष्प दाब 87.00 mmHg हो जाता है। भाई ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन, इस बार क्या दिया हुआ है, हो जाता है। विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए, विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो उसी तरीके से करना है, पर देख लेना इस बार क्या कर दिया। और इसका जो आपका आंसर आएगा वो 57 है, इसका जो आंसर आएगा वो 57 है। ठीक है, आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक भाई, नेक्स्ट अपने को करना है परासरण। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग परासरण। परासरण और इंग्लिश में लिखना ऑस्मोसिस। क्या होता है परासरण, पढ़ा है। इसके लिए सबसे पहले अपन लोग विसरण समझ लेते हैं। विसरण में क्या होता है, विसरण गैसों में मिलता है, जनरली विसरण जो मिलता है अपने गैसों में मिलता है। मैंने क्या कहते हैं, क्या किया हुआ है कि परासरण ही समझो सीधे, मेरे पास ना दो चैम्बर है यहाँ पे ना, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट सांद्रता के मैंने सॉल्यूशन ए और बी लिए हुए हैं। दो डिफरेंट डिफरेंट सांद्रता के सॉल्यूशन है ए और बी। मैंने मान लिया ए तो केवल और केवल मेरे पास विलायक है और बी विलयन है, यानी कि इसमें विलेय और विलायक दोनों ही हैं, विलेय और विलायक दोनों ही हैं। और इनको मैंने पृथक कर दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली से, यानी कि अर्धपारगम्य, पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सके, कहीं से भी आ जा सके, कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, ये होती है अपनी अर्धपारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में से बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी, ये सभी को नहीं जाने देगी, केवल आधे को जाने देगी। अर्धपारगम्य मतलब आधे अणुओं को उसने जाने दिया है। इसकी खासियत ये होती है, ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है,
आने जाने देती है, पर विलय के अणुओं को आने जाने नहीं देती। इसका साइज इस तरीके से होता है कि विलायक के अणु को गमन कर जाए पर विलय के ना करें। ठीक भाई, तो अब इसमें विलायक है और इसमें विलयन है, और मैंने माना क्या कि इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, CV is greater than CA, सांद्रता ऑफ दिस चैम्बर इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए चैम्बर। ठीक भाई, इसमें क्या होता है, परासरण में इस तरीके से होता है और केवल विलायक के अणु गमन कर सकते हैं, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाए उसके लिए विलायक के अणु जो होंगे, उसके लिए जो विलायक के जो अणु होंगे वो कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। यानी कि ए चैम्बर से बी चैम्बर में, ए चैम्बर से बी चैम्बर में विलयन के अणु, सॉरी विलायक के अणु जाना गमन कर देंगे, और कुछ समय बाद आप जब देखोगे ना तो इसका तल तो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाग उठ के तो यहाँ चला गया, यदि पहले ये इस तरीके से थे दोनों। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसका तल तो खिसक के नीचे आ जाएगा और उसका तल जाके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि विलायक के अणु यहाँ पहुंच गए। तो परासरण में क्या होता है भाई, परासरण की क्रिया में क्या होता है, दोनों जो अपने विलयन होते हैं, दोनों जो अपने चैम्बर्स होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक हुए होंगे, और विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे। ये क्रिया होती है ऑस्मोसिस, और इस क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा, यानी कि विलायक के अणु मेरे गमन ना करें, उसके लिए मैं जो दाब लगाऊंगी उसे बोलूंगी मैं परासरण दाब। यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो मैं दाब लगाऊंगी उसे बोलूंगी भाई क्या, ऑस्मोसिस प्रेशर, जो अपने को पढ़ना है, रिप्रेजेंट करते हैं से पाई से। बात क्लियर है? अच्छा, रिवर्स परासरण को रोकने के लिए मुझे कहाँ दाब लगाना पड़ेगा, इधर से दाब लगाना पड़ेगा। तो इसके ए को जाने के लिए, यानी कि यहाँ से विलायक के जाने के लिए मैं यहाँ से जो दाब लगाऊंगी, उल्टी साइड से जो दाब लगाऊंगी उसको मैं बोलूंगी ऑस्मोसिस प्रेशर। ये क्रियाएं जो होती है विलयन में पाई जाती है, गैसेस में नहीं पाई जाती है। आपसे कोई पूछे कि परासरण, विसरण के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, विसरण में इस तरीके से कोई भी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, वहां विलय के कण भी जा सकते हैं, विलायक के कण भी जा सकते हैं। बात वही होगी कि हाई से एक सेकंड, यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे परासरण में क्या हो रहा है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन हो रहा है, जबकि विसरण जो होता है, विसरण की घटना में उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ प्रस्थान होगा। अब उसे डिपेंड, उस पे कोई ऐसे बंदिश नहीं लगाई हुई है आपने कि भाई विलय के जाएंगे या विलायक, उसको तो ये मतलब है कि दोनों तरफ घनत्व सेम हो जाए, तो कोई भी अणु आ जा सकता है, लेकिन यहाँ केवल विलायक के अणु ही जाएंगे, विलायक के अणु ही प्रस्थान करेंगे। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पे कम सांद्रता बोला है, यहाँ पे अधिक सांद्रता बोला है। अब मैंने, आप मुझे बताओ, विलयन में विलय भी मिला हुआ है, यानी सांद्रता बढ़ गई, विलायक में तो कुछ मिला ही हुआ ही नहीं है, केवल विलायक ही विलायक है, उसकी सांद्रता कम हो गई। ठीक है, और यदि हम विलायक, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमेशा जो प्रस्थान होता है वो तो उच्च से निम्न की तरफ होता है, यहाँ निम्न से उच्च की तरफ कैसे हो रहा है? तो भाई ये बस शब्दों का खेल है। यहाँ पे मैंने कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर बोला है। यदि आप लोग विलयन की डेफिनेशन में जाओ तो कम सांद्रता के विलयन का मतलब क्या है, इसमें विलायक ज़्यादा है, अधिक विलायक है। ठीक है, और अधिक सांद्रता के विलयन का मतलब क्या है, कम विलायक है। तो अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है, अधिक विलायक से कम विलायक की तरफ। मैं अगर आप देखें तो नेचर तो सबका वही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। परासरण में विलयन के केस में आप कम से ज़्यादा की तरफ बोलोगे, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम अपना होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो गमन करते हैं ना, वहाँ हमने शर्त लगा दी है कि केवल और केवल विलायक के अणु ही प्रस्थान कर सकते हैं, इसलिए मुझे वो डेफिनेशन बोलनी पड़ रही है। लेकिन जब इसके अंदर डीपली जाके देखा तो वहाँ ही, यहाँ भी अधिक से कम की तरफ ही काम हो रहा है। लेकिन विसरण की घटना में कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलय के जाएंगे या विलायक के, वहाँ हर कोई गमन कर सकता है, इसलिए यहाँ हम सीधे बोल देते हैं उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की
प्योर। ये वो जो होती है केवल विलियंस में पाई जाती है। ये कभी कभी मिलती है विलियन में, पर मोस्टली ये गैसेस के केस में अपने को मिलती है। ठीक है, ये हुआ आपका परासरण। कल हम इस परासरण दाब के बारे में, किसके फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे बॉयल के नियम से कैसे कनेक्ट किया जाता है, चार्ल्स के नियम से कैसे कनेक्ट किया जाता है, एवोगाद्रो फॉर्मूले से, ये सारी चीज़ें और कुछ इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, अच्छे से कर लेना। आज ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी भाई कर लेना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना।